हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यूपीएससी का फॉर्म फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन के साथ आ चुका है आज की डेट पर। आप सब लोग को शायद ये बात पता चल गई होगी, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें इस पूरे नोटिफिकेशन से समझना चाहिए उसको हम एक बार फटाफट से 10 मिनट के अंदर एक बार देख लेते हैं। पूरी नोटिफिकेशन आपको भी पता है बहुत बड़ी होती है, 50-60 पेज का पूरा ये नोटिफिकेशन, सब कुछ पढ़ना मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खुशी की बात जो है सबसे पहले करते हैं कि यूजुअली जो अभी तक का ट्रेंड था हमारे पास कि कितने वैकेंसीज आते हैं, खुशी की बात यह है कि रिसेंटली अगर 2015 के बाद देखा जाए तो इस बार की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई है, फिर अभी आ रही है। मतलब कि इसके पहले जो थी 2015 में थी ऐसी कुछ वैकेंसी, लेकिन अब हमारे पास बहुत बढ़िया वैकेंसी वापस से आ गई है, जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। यूजुअली लास्ट ईयर जो है वो थोड़े से बढ़े थे, क्योंकि उसमें देखो IRMS के भी 150 सीट्स इंक्लूड कर दी गई थी। पहले 712 आई थी, फिर थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। बट अगेन इस बार 1105 जो सीट्स हैं ये अपने आप में अच्छा खासा नंबर है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखो 782 सीट्स है, 796 सीट्स हैं, तो इन सब में तो बहुत ही बढ़िया है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रीलिम्स को टारगेट करना और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना। देखो इन सभी चीज़ों के लिए ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपडेटेड हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट हैं और इनका लेंथ बहुत ज़्यादा है। आप इनको देखते हुए बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और ये मैराथन सेशंस जो है ना, इनको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो चलो एक फैक्ट है। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आप और बता दो कि और किन किन तरीके से वीडियोस के फॉर्मेट में आपको ओनली आईएएस की तरफ से हेल्प चाहिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर इस पूरे नोटिफिकेशन की अगर आपको समरी चाहिए ना, तो वो तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं, उड़ान 500 प्लस, जो कि आपके 500 डेज़ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करता है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है। अगेन ये किताब है उड़ान, ये जो आपके स्टैटिक पोर्शन होते हैं ना प्रीलिम्स के, ये 50 पन्ने 100 पन्ने में बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली इसको डिस्कस करते हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस बार हिंदी में भी आ रहा है एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश में भी आ रहा है। इसका कवर पेज अभी मुझे एकदम से मिला नहीं तो मैंने नहीं लगाया है, बट इंग्लिश में भी उड़ान आ रही है और हिंदी में भी आ रही है। तो ये दोनों तो आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आई होप इन सब के मदद से और अलॉन्ग विथ हमारे कुछ वीडियोस आप उसमें बहुत बढ़िया कर ले जाओगे। तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे। इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है, बट एंड डेट क्या है? देखो एंड डेट है 21 फरवरी टिल 6 PM इन द इवनिंग। तो इसके पहले कुछ भी करके ना फटाफट से एप्लीकेशन सबमिट कर देना। लास्ट डे के लिए मत रुकना, क्योंकि बहुत टसल होता है, साइट जो है थोड़ी धीमी हो जाती है। कोशिश करो कि शुरुआत के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में इसको जल्द से जल्द हमें फिल करके डन कर दें। इसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर जाना है, upsconline.nic.in। यहाँ पर हमारे पास एक अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हम एलिजिबल हैं कि नहीं इसको देने के लिए। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सा है, सबको पता है कि इन बिटवीन 21 से 32 ईयर्स ऑफ एज आप एलिजिबल होते हो। बट इसके लिए कैच क्या है? ये एक बेस डेट है 1 अगस्त 2023 को, ये रेंज होनी चाहिए। इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन क्या है, आप देख लो कि क्या आप 2 अगस्त 1991 से 1 अगस्त 2002 के बीच में पैदा हुए हो क्या? अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हो। अगर इसमें से कोई भी डेट इस ब्रैकेट के बाहर जा रही है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिंपल था ये, है ना। पर एज लिमिट कुछ बेसिस पर रिलैक्सेबल तो होती हैं, जैसे कि जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। सिमिलरली जो ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं, और भी जो इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, आप इसको नोटिफिकेशन में और एक बार डिटेल में पढ़ना। बट डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए भी 3 ईयर्स का एज लिमिट के लिए उनको कंसेशन मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे साथ कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो वैसे इसमें भी थोड़ा सा कैच है, इसको समझना कि बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम अपीयरिंग होते हैं, है ना, उस केस में पता नहीं हमारा रिजल्ट पेंडिंग है लेकिन हमने एग्ज़ाम दे दिया, या फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, रिजल्ट का डेट आ गया है। उन सभी सिचुएशन में यूपीएससी बोलता है कि आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में एलिजिबल हो बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि जब भी आप मेंस के लिए बैठने जा रहे हो ना, तो वहाँ पर चूंकि आपको डैफ 1 भरना पड़ेगा उसके पहले ही,
वहाँ पर ना आपको अपनी मार्कशीट लगानी पड़ती है फाइनल ईयर की। तो उस पर्टिकुलर टाइम जोन तक बस आपके पास अपने हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, दैट्स इट। प्रीलिम्स के लिए एज सच अगर आप अपियरिंग स्टेज में अपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो भी आप आराम से बैठ सकते हो, इस आशा के साथ कि जब भी हम मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले डैफ 1 फिल करते टाइम हमारे पास मार्कशीट होगी। सिंपल सा था ये भी। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके अगेन एक क्वेश्चन आता है, तो एज रिलैक्सेशन के बाद उसके बेसिस पर ही हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि देखो एक पर्सन जो जनरल कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, 6 परमिटेड अटेम्प्ट्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंडर में है। और यहाँ पर थोड़े से रिलैक्सेशन मिलते हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अनलिमिटेड टाइम्स है, OPC कैटेगरी के लिए 9 टाइम्स है, और अगर यहाँ पर कुछ सेक्शंस क्लब होती हैं, ये PWBD का मतलब है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो भी इस कैटेगरी में लोग आते हैं वो लोग भी इसको इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है SC/ST के लिए ये अनलिमिटेड ही रहने वाला है। इसके बाद अप्लाई कैसे करें, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है सर, लेकिन बहुत बार ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली UPSC ने OTR प्लेटफॉर्म दिया है, मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म दिया है, जिसको कि बाद में हो सकता है कि आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो 21 फेब को अगर आप क्लोज हो जाएगा, इसके बाद तो नहीं सबमिट कर पाओगे। ये बोल रहे हैं कि उसके एक हफ्ते बाद 7 डेज़ के बाद 28 से OTR के नोटिफिकेशन के लिए थोड़े विंडोज़ ओपन है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना उतना पढ़ना ही नहीं चाहिए, बहुत रिस्की सिचुएशन है ये। इससे बढ़िया क्या है, ऐसा देखा गया है कि आप हो सकता है तो एक से ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। एक फॉर्म में अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है तो आप सेकंड फॉर्म फिल कर देना। बहुत होगा यार, आपका कॉस्ट जाएगा। एक फॉर्म का कॉस्ट 100 रुपीज़ आता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और इसमें कुछ लोग एग्जेम्प्ट होते हैं जैसे कि फीमेल्स हैं, SC/ST कैंडिडेट्स हैं, और जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आप तो मल्टीपल टाइम्स भर सकते हो, बट ऐसा करना मत यार। जो भी लास्ट आपका फॉर्म सबमिट होगा ना, UPSC उनको ही कंसिडर करती है। बट इन सभी ट्रैप में मत पड़ो मेरे हिसाब से। पहली बार में ही बिल्कुल बढ़िया सा फॉर्म फिलअप करके 2 बार 4 बार इंश्योर करके इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, ताकि इतने लफड़े में हमें पढ़ना ही ना पड़े। कमीशन के साथ करेस्पॉन्डेंस में कुछ एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो ये 28 के बाद या फिर कभी फॉर्म भर लिया, कुछ पंगा हो गया, क्या कर सकते हैं सर उसके लिए। सिंपल सा है, यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, और अच्छी बात ये है कि इस बार ये नंबर आपको थोड़े ज़्यादा विंडो के लिए अवेलेबल है। आप इनको तुरंत कॉल करके, फैक्स करके, इन सभी नंबर्स पर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा है तो एग्जामिनेशन से 3 हफ्ते पहले अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इन सभी सिचुएशंस में आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपके थ्रू अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, जैसे कि आप मुझे बताओ कि इसके अलावा कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो स्ट्रैटेजी संबंधित रिलेटेड कुछ बातें करनी है ना, तो एक बिगिनर्स अप्रोच के साथ हम 10 मिनट में या 5 मिनट में वापस से इसको समराइज़ कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर सबको पता होगा, ये स्पेसिफिकली देखो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ऐसे 3 चरण होते हैं, ये सबको पता होगा। प्रीलिम्स में ना बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक आपका GS का पेपर होता है और एक आपका CSAT, जिसको हम लोग कॉमनली लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में GS2 भी बोलते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जो GS1 है ना, इसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में भी केवल एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे कंपोनेंट्स नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा, हिस्ट्री के बाद आता है आपका ज्योग्राफी में बेसिकली आज के टाइम का जो ट्रेंड है वो मैप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी सी कमज़ोर रही तो भी चलेगा, लेकिन मैप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो भी हमारे फिनोमेनास हैं या फिर कुछ भी करंट अफेयर में कोई भी चीज़ हैपनिंग है तो उसके बारे में आप जरूर से पढ़ लेना। और यहाँ पर एक बहुत मेजर कंपोनेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक कंपोनेंट आता है हमारा पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यही आपकी नैया पार कराने वाली है अलॉन्ग विथ इकोनॉमी। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका सिलेक्शन इंश्योर करते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन होता है। नैनोटेक है, बायोटेक है या फिर कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगेन इन्वायरमेंट का है, और इसके साथ कुछ हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे भी आसियान
या फिर ग्रुपिंग्स हैं, कंट्री की ग्रुपिंग्स हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ता है, वो आप ज़रूर से पढ़ना। इन सब के साथ जो एक बहुत मेजर कंपोनेंट आता है वो आपका आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में बेसिकली कोशिश करो कि एटलीस्ट 1.5 ईयर्स की मैगजीन डन कर लो। इसके लिए भी टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास उड़ान 500+ ये हमें मिल रहा है बहुत ही जल्द। टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना। उड़ान हिंदी और इंग्लिश में दोनों आ रहा है, इसके लिए भी टेंशन मत लेना। ये भी मार्केट में जल्द ही अवेलेबल आपको मिल जाएगा हर जगह। टेलीग्राम पर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर मिल जाएगी। फिर आता है मेंस का पेपर। मेंस का पेपर टोटल 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें कुछ जीएस के पेपर्स, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, इसके बाद कंपलसरी पेपर होता है, एसए का पेपर होता है और आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। टोटल 1750 मार्क्स बनाता है। अगर आप इसका भी कट ऑफ क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू स्टेज में 225 मार्क्स का होता है। ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 2025 मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट डिसाइड होता है। ये भी याद रखना कि सीसैट का जो पेपर प्रीलिम्स में है उसमें सिर्फ 33% क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। मतलब अगर 80 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं तो 80 में से 27 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट सही होने चाहिए। इसमें कितना नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग देखो इसमें होती है 1/3, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो इन सभी सिचुएशंस में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले भी पता होंगी, बट एक बस क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और इस नोटिफिकेशन के चलते फटाफट से स्ट्रैटेजीज़ के लिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ जो भी बनाई हैं उनको भी देख सकते हो और अपनी तैयारी में लग जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।